Welcome on Nursing Fire Management Unit First Introduction of Management in Nursing Part Second। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने डिस्क्राइब किया है? यहाँ पे हेनरी फ्योल ने डिस्क्राइब किए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से हम क्या कहते हैं, मतलब जो काम है वो डिवाइड किया गया है। Work should be divided into small parts so that each person can do one specific। कि यहाँ पे जो वर्क है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि हर एक पर्सन हर एक काम को, स्पेसिफिक काम को, जॉब को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, in a bakery one person makes dough and another bake and another pack cake। एक पर्सन है बेकरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन क्या करेगा, हमारे बेकरी शॉप के अंदर एक पर्सन यहाँ पे डो बनाएगा, उसको मिक्स करेगा, और दूसरा पर्सन बेक करेगा, तीसरा पर्सन केक को पैक करेगा। मतलब तीनों का काम क्या है, अलग अलग है, छोटे छोटे कामों के अंदर बांटे गए हैं। जिससे क्या होएगा, स्पीड इंक्रीज होएगी और जो स्किल है वो इंक्रीज होएगी। सेकेंड प्रिंसिपल है यहाँ पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority means a right power to give orders and permissions for the act of the organization, and while responsibility is the responsible duty to get work done। Authority यहाँ पे क्या है, authority का मतलब है कि एक right power, एक right या power to give orders, मतलब एक उसके पास एक राइट होगा, एक पावर होगी ऑर्डर्स देने के लिए, और उसके पास परमिशन भी होगी किसी भी एक्ट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्ट को करने के लिए उसके पास परमिशन भी होगी। उसको बोलते हैं ऑथोरिटी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिस काम को, जिसके पास एक ड्यूटी है उस काम को करने की, ठीक है, मतलब उसको करना ही करना है वो काम, वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए, उसके पास एक ड्यूटी दी गई है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल है अ टीचर हैज़ राइट टू गिव वर्क होमवर्क एंड मस्ट एंश्योर स्टूडेंट्स लर्न। अब यहाँ पर जो टीचर है वो यहाँ पे क्या है, ऑथोरिटी है, और जो स्टूडेंट है वो मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। जो टीचर है वो होमवर्क दे रही है बच्चों को, और जो बच्चों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि उस काम को वो प्रॉपर वे में याद करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, ठीक है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करो। सिंपल, हैव अ सेट ऑफ द क्लियरली रूल्स एंड द रेगुलेशन दैट शो और डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रॉपर सेट है एक रूल रेगुलेशन का, प्रॉपर क्लियर रूल रेगुलेशन है जो क्या करते हैं, डिसिप्लिन को शो करते हैं। यहाँ पे रोल क्या है, विदाउट डिसिप्लिन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन स्मूथली। बिना डिसिप्लिन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चलेगी, वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं होएगी, वहाँ पे प्रॉपर लोग है जो काम नहीं होएगा, प्रॉपर स्पीड से काम नहीं होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू वर्क ऑन अ प्रॉपर टाइम, ये भी हमारे पास डिसिप्लिन है कि हमें प्रॉपर टाइम पे कॉलेज में, स्कूल में, काम पर आना चाहिए, ठीक है, ये डिसिप्लिन है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक कमांड देने वाला होगा, ठीक है, जो एक कमांड देने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच एम्प्लॉय वर्कर शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर और लीडर एट अ टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट। मतलब हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर ऑर्डर लेगा, किससे ऑर्डर लेगा, सुपीरियर से, अपने जो हेड से, अपने लीडर से वो काम लेगा, ठीक है, ऑर्डर लेगा एक ही टाइम पर, ताकि कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट है, मतलब कोई भी मिस्टेक, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल जैसे अ नर्स शुड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सीनियर डॉक्टर नॉट मैनी एट वंस। मतलब एक ही टाइम पे जो नर्स है वो अपने सीनियर डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस लेगी एक ही टाइम पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही डायरेक्शन शो करने वाला होगा, एक ही, मतलब एक ही गोल होगा, यहाँ पे एक ही हेड होगा। पीपल वर्किंग फॉर द सेम गोल शुड फॉलो वन प्लान अंडर वन हेड। इसमें जो टर्म दी गई है उसमें क्या कहा गया
एक प्लान के अंदर एक हेड, मतलब कि एक ही स्पेसिफिक गोल है, एक कॉमन गोल है, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, लोग फॉलो करते हैं एक ही प्लान को एक ही हेड के अंडर, मतलब एक ही हेड ने एक प्लान को बनाया और जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस प्लान को अचीव करने के लिए। कीप्स वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, ताकि जो काम है वो एक ही डायरेक्शन में चले, पूरा प्रॉपर फ्लो में चले। फॉर एग्जाम्पल जैसे all students working on the annual function that conducted by the MD of the college should follow one plan under one head। मतलब जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं, एनुअल फंक्शन पे काम करते हैं। एनुअल फंक्शन का एक गोल हो गया दैट कंडक्ट बाय जो MD, जो उनके जो कॉलेज का MD है उसने कंडक्ट किया, ठीक है। एक हेड है और एक प्लान है जिसमें क्या किया गया, एक प्लान को फॉलो किया गया अंडर वन हेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, सिक्स प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना, ठीक है, अपने आप को हैप्पी करना। एम्प्लॉय should get fair pay for the work and also give bonus that keeps the workers happy, motivated and satisfied। जो एम्प्लॉयर्स होंगे उन्हें फेयर वेजेस, फेयर पे देनी चाहिए उनके हार्ड वर्क के लिए, ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया उसके लिए उनको बोनस भी मिलना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलनी चाहिए, जो भी वो अपना जैसे मतलब कोई संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन एक्स्ट्रा डेज वर्क कर रहा है, जिससे जो वर्कर होएगा वो भी खुश होएगा और मोटिवेट होएगा, ठीक है, उसे मोटिवेशन मिलेगी, स्किलफुल बनेगा वो और उसे सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास टॉप लेवल का आ जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल का आ जाएगा। इसमें क्या आता है, डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब जो डिसीज़न है वो लिया जाएगा, एक डिसीज़न लिया जाएगा दोनों के बीच में, जो टॉप के बीच में और लोअर के बीच में, जो एक बैलेंस को क्रिएट करता है। मतलब जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो बैलेंस होनी चाहिए टॉप के बीच में और लोअर लेवल के बीच में, मतलब एक सेंट्रलाइजेशन पार्ट के बीच में और डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट के बीच में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इन स्कूल प्रिंसिपल टेक्स मेजर डिसीजन वाइल टीचर्स मेक हैंडल्स क्लासेस और डूइंग एक्टिविटी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रलाइजेशन है और जो टीचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे टॉप लेवल की है और जो टीचर है यहाँ पे वो डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट के लोअर लेवल की है। जो प्रिंसिपल है वो जो बड़े बड़े जो बिग, ठीक है, हम फास्ट और बिग डिसीजंस लेती है, ठीक है, बड़े बड़े डिसीजन लेती है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है लोअर वाले हैं वो उन्हें थोड़ा, उनके पास थोड़ा टाइम भी होता है, जैसे क्लासेस को हैंडल करना, छोटे मोटे काम को, एक्टिविटी को देखना, वो डिसेंट्रलाइजेशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या है, यहाँ पे क्लियर चेन, जिस पे एक चेन है वो प्रॉपर एक क्लियर वे of the authority from the top to lower level of the management, which helps to proper communicate that connect everyone in the organization। एक क्लियर चेन है, प्रॉपर चेन है अथॉरिटी की, ठीक है, मतलब एक पावर है, मतलब हर एक के पास अलग अलग पावर होती है, ठीक है, टॉप टू लोअर लेवल में हमने पहले ही डिस्कस किया इसको, कि इसमें क्या है, एक क्लियर चेन है अथॉरिटी फ्रॉम जो टॉप से लोअर लेवल के बीच में है, जो हेल्प करती है प्रॉपर कम्युनिकेट, प्रॉपर बातचीत करने में और हर किसी को कनेक्ट करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक क्लियर चेन की अथॉरिटी है जो टॉप से लोअर लेवल के बीच में होती है, जो हेल्प करती है प्रॉपर कम्युनिकेट करने में ताकि जो सारे हैं वो आपस में कनेक्ट रहें। एग्जांपल से समझते हैं, इफ़ द वर्कर वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, इट शुड गो स्टेप बाय स्टेप थ्रू दिस चेन। अगर वर्कर को मैसेज भेजना है एमडी को, डायरेक्टर को, मतलब हेड को, जो सुपरवाइजरी वाला है वो हेड वाले को मैसेज भेजना चाहता है तो वो एक स्टेप को फॉलो करेगा, एक स्केलर चेन को फॉलो करेगा। कैसे, सिर्फ वर्कर है, वर्कर किसको भेजेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको भेजेगा, डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर किसको भेजेगा, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को। जो वर्कर है वो सुपरवाइजरी के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल है। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल लेवल डिपार्टमेंट मैनेजर, टॉप लेवल का कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चलेंगे।
नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, हर किसी को इक्वल मानना, ट्रीट इक्वल। Equity means justice that should treat all the employees equally, fairly, without any discrimination. Like, for example, equal opportunity for the male and female. इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, हर किसी का हक है, राइट टू जस्टिस है, इंसाफ का हक है। दैट जो क्या करता है, जो हेल्प करता है, इक्विटी का जो इक्विटी प्रिंसिपल है वो हमें ये सिखाता है कि हमें हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए, बिना कोई भेदभाव किए। ठीक है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मेल और फीमेल को। मतलब अगर मेल को प्रमोशन दे रहे हैं हम किसी कंपनी के अंदर, तो फीमेल को भी प्रमोशन मिलनी चाहिए अगर वो उतना ही वर्क कर रही है या उसी पोजीशन पे है। नेक्स्ट है एस्पिरेट डी कॉप्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, टीम स्पिरिट बोलते हैं उसको हम, एस्पिरेट डी कॉप्स को। टीम स्पिरिट, यहाँ पे स्पिरिट ये नहीं है, कोई आत्मा नहीं है यहाँ पे। टीम स्पिरिट मतलब होता है टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विद यूनिटी एंड टीम वर्क दैट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड द सक्सेस। यहाँ पे क्या है कि वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करना यूनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ, जिसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रेंथ होएगी, वो भी बढ़ेगी और जो सक्सेस है वो मिलेगी। मतलब हम गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं कोलैबोरेशन में काम करके। रोल क्या है इसमें, वर्क फास्टर, जिससे क्या होएगा, काम फास्ट होएगा, जल्दी होएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए 14 प्रिंसिपल हैं इसके टोटल। तो वैसे फर्स्ट आता है नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज मतलब ऑर्डर देना, जैसे टॉप वाला मिडिल वाले को, मिडिल वाला सुपरवाइजरी को ऑर्डर देगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द टेनर ऑफ द पर्सनल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ये, मतलब स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल होना पर्सन का। यहाँ पे जो पर्सन है वो कंपनी में स्टे होना चाहिए, रखा जाना चाहिए। मतलब जो हर एक पर्सन है जो एजुकेशन बेस पे होता है, क्वालिफिकेशन बेस पे होता है। तो ये नहीं है कि हम अगर ज़्यादा क्वालिफाई वाला पर्सन है उसको हम मतलब वही रखना है हमने और उसकी प्रमोशन करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रमोशन होनी चाहिए और जो प्रॉपर रिटायरमेंट वगैरह होनी चाहिए, बोनस वगैरह मिलना चाहिए हर एक पर्सन को। और ये नहीं कि हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है, जैसे टॉप से हमने लोअर लेवल में कर देना है या कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्टेइंग होनी चाहिए पर्सन की। इनिशिएटिव, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फ्रीडम टू थिंक। हर एक पर्सन को आज़ादी है सोचने की। मतलब ये नहीं कि हम इसमें इंडिविजुअली बेस्ड भी चलेंगे हम इसके अंदर। मतलब इसमें हर एक पर्सन का इमोशन अलग है, हर एक पर्सन का ओपिनियन अलग है। तो यहाँ पे हर एक पर्सन का ओपिनियन रखा जाना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है 14th, सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर हम हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखने लगे कि मतलब हर का जो व्यू होएगा, ओपिनियन होएगा, वो अलग होएगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, किस में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, किस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उस पर फोकस करना है। तो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इसमें नहीं फोकस करना, पूरी मैनेजमेंट में पूरी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग पूरी होल इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज है। अब आ जाता है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, जो अर्लीस्ट अप्रोच है। मतलब अर्लीस्ट का मतलब होता है जो पहले आई है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैनेज। ये पहली अप्रोच है कि जिससे पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे मैनेज किया जा सके, मतलब जो मैनेजमेंट है वो कैसे चलानी है। उसने क्लासिकल थ्योरी ने हमें बताया था। इसने क्या कहा था कि वर्क शुड बी डन इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे। जो काम है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे, पूरा प्रॉपर सिस्टम वाइज चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देयर शुड बी क्लियर रूल्स, फिक्स्ड ड्यूटी एंड चेन ऑफ द कमांड हु गिव्स ऑर्डर टू हूम, पिरामिडल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या कहा गया
कि पूरे प्रॉपर क्लियर रूल होने चाहिए, मतलब हर एक के लिए फिक्स्ड रूल होना चाहिए, फिक्स्ड ड्यूटी होनी चाहिए, हर कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, ठीक है। फिक्स्ड ड्यूटी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए ड्यूटी की, जैसे 9 से 12 तो 9 से 12 ही होनी चाहिए। एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, जैसे टॉप आएगा फर्स्ट, फिर नेक्स्ट मिडल आएगा, फिर सुपरवाइजरी आएगा, फिर लोअर, ऐसे जो मतलब कौन किसको ऑर्डर दे, इसमें ये भी पूरा प्रॉपर समझ में आना चाहिए। मतलब एक पिरामिडल स्ट्रक्चर को उन्होंने फॉलो किया था। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है जो ट्रायंगल शेप का होता है, उसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिससे फर्स्ट आता है टॉप लेवल, नेक्स्ट आता है मिडल लेवल, नेक्स्ट आता है उससे नेक्स्ट सुपरवाइजरी लेवल। थर्ड क्या था, द मेन गोल टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जिससे क्या होएगा इस गोल मतलब इसने क्या कहा था, इसका जो मेन गोल है वो क्या है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करना, ठीक है, प्रॉफिट को लाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अंदर 3 पार्ट्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी, F.W. टेलर ने दी थी। यहाँ पे जो F.W. टेलर यहाँ पे फादर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। इसने क्या किया था, साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिकली काम को करना, प्रूवन बेस्ड, स्टडी वर्क साइंटिफिकली यूजिंग टाइम और मोशन स्टडीज़। मतलब इसने क्या किया था, साइंटिफिकली वर्क करना, किसी भी काम को साइंटिफिकली करना, टाइम, प्रॉपर टाइमिंग का यूज़ करके, मोशन स्टडीज़ का यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, और जो प्रॉपर टाइमिंग होती है ना उसका यूज़ करना है इसके अंदर। जो साइंटिफिकली स्टडी होनी चाहिए, प्रूवन बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। इसने ये कहा था, सेलेक्ट द राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब। इसने कहा था कि राइट वर्कर राइट जॉब, यहाँ पे सेलेक्ट द राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब, मतलब जो सही पर्सन को चूज़ करना है, हमें राइट वर्कर को चूज़ करना है राइट जॉब के लिए, कि उसकी राइट पोजीशन कहाँ है, मतलब सही पर्सन सही जॉब के लिए होना चाहिए। वर्क कैन बी मोर एफिशिएंट, ताकि जो वर्क है वो बहुत अच्छे से चल सके, काम अच्छे से चल सके। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्पेशलाइजेशन टीचर है, जैसे मान लो साइकेट्रिक की टीचर है, और अगर वो हमारे पास हिंदी पढ़ा रही है तो वो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गी प्रॉपर ट्रेनिंग, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंसड होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए वो। यूज़ इंसेंटिव्स फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मशीन का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। डिफरेंट हम जैसे हॉस्पिटल्स में हम क्या करते हैं, किसी को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो हम चार्ट का, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। ऐसी उससे बेटर परफॉर्मेंस होती है, उससे पर्सन है वो इजीली समझ सकता है, इजीली समझ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर मैनेजमेंट, जो एडमिन है जो पूरा प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है। इसमें क्या आएंगे, ये किसने दिया था हमारे पास, हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या था, फोकस ऑन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस किया गया था, 14 प्रिंसिपल पे। 14 प्रिंसिपल हमने पहले अभी पढ़े हैं। दैट यूज बाय द मैनेजर्स टू मैनेज द वर्क प्रॉपर्ली, जो यूज़ किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा, ताकि जो काम है वो प्रॉपरली हो सके, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। अब उसको कैसे कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। कोई भी काम जो मैनेजर है वो कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे करेगा किसी भी काम को। अब अगर पर्सन अनहेल्दी होगा तो वो काम कर सकता है, वो मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, नहीं, क्योंकि उसका जो फिज़िकली वो हेल्दी नहीं है, मेंटली वो हेल्दी नहीं है, तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मैनेजर को शुड हैव गुड फिजिकल हेल्थ, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तीनों हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो उसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। हैव मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड जज सिचुएशन, उसके पास एक मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, उस किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को ईज़िली वो अंडरस्टैंड कर सके, और उसके वो मतलब जो पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट को वो देख सके, संभाल सके, लर्न कर सके, याद रख सके, और सिचुएशन को वो हैंडल कर सके।
नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स। वो उसके पास एक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल पावर्स होनी चाहिए, उसके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन को रिलेटेड। जैसे साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन है तो साइकेट्रिक वाले को साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन मतलब साइकेट्रिक के बारे में, मतलब पेशेंट से कैसे बात करनी है, साइकेट्रिक पेशेंट से कैसे बात करनी है और दवाइयाँ कैसे देनी है, ठीक है, ऐसे उसको मतलब दवाइयाँ देनी है साइकेट्रिक पेशेंट को, तो साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन को वाले को ही पता होगा, ठीक है। एमएससी स्पेशलाइजेशन साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन से करी होगी, ये प्रॉपर साइकेट्रिक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इस पर्सन के पास। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मतलब ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है ये मैक्स वेबर ने दी थी। ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड रन बेस्ड ऑन द रूल्स एंड पोजीशंस एंड अथॉरिटी। इसने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन होनी चाहिए रूल्स के बेसिस पे, मतलब प्रॉपरली रूल रेगुलेशन को फॉलो अप करना चाहिए और प्रॉपर ही पोजीशन होनी चाहिए, मतलब पोजीशंस है डिफरेंट, मतलब टॉप वाले की अलग पोजीशन, मिडिल वाले की अलग, सुपरवाइजर की अलग, अलग अलग पोजीशंस के बेस पे होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे रन मतलब प्रॉपरली रन होनी चाहिए, ठीक है। और अथॉरिटी की बेस, हर किसी की पावर अलग अलग होनी चाहिए, हर किसी का राइट अलग अलग होना चाहिए, हर किसी को परमिशन देने का अलग अलग होना चाहिए वे। इसमें क्या था, हिराकी बेस्ड मतलब होता है कि फ्रॉम टॉप टू लोअर पोजीशंस, ठीक है, टॉप से लोअर पोजीशन, वो हो गया। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में जो काम है वो अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे टॉप वाले का अलग काम है, मिडिल वाले का अलग है और लोअर वाले का अलग है। क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपरली रूल रेगुलेशन होने चाहिए, फॉलो अप डिसिप्लिन फॉलो करना है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाना, यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करना, वैसा रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं फॉर्म करना, यहाँ पे कोई फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कहना कि हाँ मुझे वो अच्छी लग रही है तो मैं उसको बोनस दूंगा, मैं उसको प्रमोशन करूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होने चाहिए प्रॉपरली। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देख के ऐसे नहीं कि वो लेट आ सकती है वो लेट जा सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेटिज़म नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होने चाहिए हर किसी के लिए, टॉप टू लोअर लेवल के लिए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड है जो मेंटेन होना चाहिए पेपर वर्क, जो पेपर वर्क पे होएगा तो फ्यूचर के लिए आगे के लिए यूज कर सकते हैं, हम पेपर वर्क को फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, अब इसके एडवांटेजेस थे हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया था ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, टॉप टू लोअर लेवल। नेक्स्ट इसने बताया था डिवीज़न ऑफ लेबर, कि काम है डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए डिवीज़न ऑफ वर्क। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसने बताया था कि किस किस को पावर होनी चाहिए, किस किस के पास, और कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट इसने बताया था फॉर्मल रूल और डिसिप्लिन, इसने कहा था कि प्रॉपर रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। एफिशिएंसी वर्क इन लेस टाइम, मतलब कि एफिशिएंट होना चाहिए, जो काम है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए और कम टाइम में होना चाहिए। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, इग्नोर्स द वर्कर्स इमोशंस एंड सोशल नीड्स, इसने क्या किया था सोशल इंट्रैक्शन पे, मतलब वर्कर की इंट्रैक्शन पे इसने इसको इग्नोर किया, वर्कर की इमोशन को, वर्कर की जो फीलिंग को इसने इग्नोर किया, मतलब टू रिजिड, लेस क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो क्लासिकल थ्योरी थी बहुत रिजिड थी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई इन्जॉयमेंट नहीं थी, ठीक है, कोई चेंज अडेप्टेशन नहीं था। वर्कर्स ट्रीटेड लाइक मशीन, मतलब यहाँ पे वर्कर को एक मशीन समझा जाता था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनको कोई इमोशनल फीलिंग को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, कोई इमोशनल है, कोई मतलब से कोई बीमार है तो नहीं, फिर भी उसको काम करना है, इसने क्लासिकल थ्योरी में ये कहा था। कम्युनिकेशन वाज वन वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें कम्युनिकेशन है थी जो टॉप टू बॉटम थी, मतलब इसमें टॉप से लेकर बॉटम तक थी, ये थी डायरेक्ट टॉप टू लोअर नहीं थी, टॉप टू बॉटम थी, मतलब स्टेप वाइज इसमें कम्युनिकेशन थी, वन वे कम्युनिकेशन थी। डज नॉट अडेप्ट वेल टू चेंज, इसमें कोई अडेप्टेशन नहीं थी, कोई इसमें चेंज नहीं ला सकते, इसमें प्रॉपरली स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए गए थे। नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यू क्लासिकल थ्योरी, सेकेंड थ्योरी है हमारे पास न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू मतलब न्यू वन, अब यहाँ पे न्यू वन क्लासिकल थ्योरी जुड़ी है।
आल्सो कॉल्ड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। अब यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ह्यूमन के रिलेशन पे, ह्यूमन की फीलिंग्स पे फोकस किया गया है, मतलब ह्यूमन फीलिंग्स पे फोकस हुआ है इसमें न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर। इसने इसको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बोलते हैं और इसने फीलिंग और इमोशंस पे फोकस किया, ठीक है। जो और इसने क्या विश्वास का किया कि जो वर्कर्स हैं कोई मशीन नहीं है, ठीक है, वो कोई मशीन की तरह काम नहीं करेंगे, मतलब वो बीच में रेस्ट वगैरह ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा प्रॉपर उनके स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो सोशल नीड्स है, उनकी जो ज़रूरत है, इन्जॉयमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए न्यू क्लासिकल थ्योरी फॉर्म हुई थी। इसमें मेन थिंकर कौन थे? एल्टन म्याओ। एल्टन म्याओ यहाँ पे मेन थिंकर थे जिन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। हाथोन एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है चेस्टर बार्नर्ड। चेस्टर बार्नर्ड कौन थे? जिन्होंने ऑपरेशन पे और कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया था। इन्होंने बताया कि कॉपरेशन में कैसे काम करना चाहिए और कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या किया था? कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया था और इनके साथ ग्रुप बिहेवियर, मतलब एक ग्रुप में कैसे अच्छे से काम होना चाहिए और ग्रुप के एफर्ट्स, ठीक है, जो बिहेवियर शो हो रहा है ग्रुप में वो पोलाइट होना चाहिए और प्रॉपरली वर्क होना चाहिए कोऑर्डिनेटिवली। अब यहाँ पे होथोन एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करना है, ठीक है। होथोन इफ़ेक्ट, यहाँ पे एल्टन मोयो है। ये एल्टन मोयो क्या कहते हैं यहाँ पे? होथोन इफ़ेक्ट इज़ द फिनोमिना इन विच सब्जेक्ट इन द बिहेवियर स्टडी। अब इसमें इन्होंने क्या किया है? बिहेवियर के ऊपर स्टडी की है, पीपल के, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे, चेंज देयर परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू बीइंग ऑब्जर्व। अब जो पर्सन है, अगर कोई इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो अगर मान लो वो कुछ काम कर रहा था, कोई वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन को उसी टाइम वो चेंज कर लेगा। मतलब वो उसको जैसे सीरियस होकर कोई काम कर रहा है, तो वो अगर सोचेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को शो नहीं करना किसी को कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो वो अपनी पोजीशन को जब भी चेंज कर लेगा। मतलब वो थोड़ा सा इधर उधर घूमना शुरू कर दे ऐसे। तो इसमें जो परफॉर्मेंस है बंदा वो अपनी चेंज करता है अगर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। हाथोन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एन experiments called the Hawthorne studies conducted by the Elton Moyer to study the effect of the physical condition on the productivity. इसने फिजिकल कंडीशन ऑन द प्रोडक्टिविटी, मतलब जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जिससे तो वो अपनी फिजिकल कंडीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, कोई इफ़ेक्ट ला रहा है, कोई चेंज ला रहा है, तो उसने इसको बोला था हॉथॉर्न इफेक्ट बोला था। अब इसके न्यू क्लासिकल थ्योरी के फीचर्स क्या क्या थे, जो उसके एडवांटेजेस थे? फर्स्ट था ह्यूमन रिलेशन आर इम्पॉर्टेंट, मतलब जो ह्यूमन रिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ह्यूमन के इमोशंस पे, फीलिंग्स पे पहली प्रायोरिटी इसने इसको इमोशंस पर होती है। शुड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी दैन द वर्क, मतलब इसने क्या किया था कि वर्क से ज़्यादा इसने ह्यूमन की फीलिंग्स को, जो ह्यूमन का इंटरेस्ट था, उसकी फीलिंग्स थी, उसके इमोशंस था, उसके ऊपर फोकस किया था, ना कि काम के ऊपर। टीम वर्क एंड कॉपरेशन, इसने टीम वर्क और कॉपरेशन भी काम किया, मतलब इकट्ठे काम करना। वर्किंग टुगेदर विद विच गिव द बेटर रिजल्ट, अब इसने क्या कहा था कि इकट्ठे काम करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट होएगा वो अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इसने फोकस किया मोटिवेशन पे, इसने पर्सन को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। इनकरेज पर्सन टू परफॉर्म द बेटर, इसने पर्सन को इनकरेज किया, मोटिवेट किया ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, इसने वन वे की जगह टू वे कम्युनिकेशन को चलाया, टू वे कम्युनिकेशन को फोकस किया। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट, अब इसने टू वे कम्युनिकेशन क्यों चलाई? इसने टॉप से मिडल वाले तक नहीं चलाई इसने, जैसे टॉप से मिडल वाले को, फिर उसके बाद मिडल से लोअर, इसने डायरेक्ट टॉप से लोअर वाले को कम्युनिकेशन चलाई, ताकि जिससे कम्युनिकेशन की वजह से क्या होएगा, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होएगी और जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होएगा और पर्सन भी सेटिस्फाई होएगा और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी अच्छी होएगी, मतलब मिलेगी।
नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी पे फोकस किया। गुड लीडर्स इन्फ्लुएंस द वर्कर्स पॉजिटिवली विदाउट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो अच्छे वर्कर्स हैं सॉरी अच्छे लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब उनको एक पॉजिटिव वे में उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे उन्हें, कोई बिना कोई यानी डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव किए बिना, ठीक है, उनको प्रमोट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको एक पॉजिटिव लुक पॉजिटिव वे देंगे ताकि वो वर्क में और अच्छे हो सकें और मतलब और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। थर्ड थ्योरी है हमारे पास बिहेवियर साइंस थ्योरी। अब इसमें क्या है, जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने फर्स्ट में हमने जो साइंस के बारे में पढ़ा था वो किसी में पढ़ा था, हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर पढ़ा था, और जो बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, वो हमने न्यू क्लासिकल के अंदर पढ़ा है। मतलब यहाँ से जो न्यू क्लासिकल है और क्लासिकल है वो दोनों ही ऐड करके हमने बिहेवियर साइंस थ्योरी हमने फॉर्म की है यहाँ पे। अब जो बिहेवियर क्लासिकल थ्योरी है वो यहाँ पे एडवांस्ड अप्रोच है, मतलब जो आगे के लिए भी फ्यूचर के लिए भी यूज़फुल है। इट बिलीव्स दैट, वो क्या विश्वास करता है कि इट सेज टू मैनेज पीपल वेल वी मस्ट अंडरस्टैंड वाई दे बिहेव द वे दे डू। It studies how people behave in organization and they try to use scientific study like psychology, sociology to understand and manage the human behavior. इसने कहा था बिहेवियर साइंस थ्योरी ने कि फर्स्टली इसने फोकस किया साइंस पे, सेकेंड इसने फोकस किया बिहेवियर पे। इसने जो साइंटिफिक स्टडी पे फोकस किया है और इसने ह्यूमन बिहेवियर पे भी फोकस किया है। इसने कहा कि हम कैसे समझें, मतलब पीपल को हम कैसे मैनेज करें, कि उसको कैसे समझें कि वो क्यों ऐसा बिहेव शो कर रहा है, और उस वे से चल के, मतलब एक साइंटिफिक वे से चल के वो जो कैसा बिहेव शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है वो एक साइंटिफिक स्टडी को यूज़ करके, ठीक है, वो साइंटिफिक स्टडी को यूज़ करके एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको हम समझ सकते हैं। अब हम इसमें साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी से हम क्या है, जो ह्यूमन का जो माइंड है, माइंड सेट कैसा है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये साइंटिफिक स्टडी है, हम उसका यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ह्यूमन के बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया। अब इसके मेन थिंकर कौन कौन है, फर्स्ट आता है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो थ्योरी भी है ये, ठीक है, हायरार्की ऑफ द नीड्स थ्योरी है। यहाँ पे इसमें हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में 5 लेवल गिवन है। फर्स्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड, सोशल नीड, सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर नीचे स्टार्ट फर्स्ट आते हैं। अब इसने ह्यूमन के बिहेवियर और साइंटिफिक स्टडी को यूज़ करके ह्यूमन के बिहेवियर को मैनेज करने के बारे में बताया। अब कैसे इसके अंदर इंक्लूड होएगा ये, यहाँ पे बिहेवियर मतलब कोई भी उसकी जो नीड्स है ह्यूमन की वो कैसे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है इसने अब्राहम मैस्लो थ्योरी में नीड्स के बारे में ही है सारा कुछ, हायरार्की बेस्ड है, मतलब टॉप टू लोअर है। अब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड में फर्स्ट हमारे पास जो सबसे पहले हमारी क्या नीड है, फूड शेल्टर एंड लव। फूड शेल्टर और एयर। फिजियोलॉजिकल नीड हमारे पास एक बेसिक नीड है, जो जैसे हमें खाना, शेल्टर, घर, ठीक है, एयर, हवा, पानी, ये सब कुछ ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आती है सेफ्टी नीड हमारे पास होती है सिक्योरिटी। अब हमारे पास हमें हमारी जो मान लो कि जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए, ताकि अगर हमारी जो जॉब सिक्योर रहेगी, जो हमें प्रॉपर इनकम मिलेगी, जब भी हम घर चला सकते हैं अपना, ठीक है। अब जो सेफ्टी नीड है, हमें जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वहाँ पे सिक्योरिटी, गर्ल्स को प्रॉपर, वैसे बॉयज़ को भी मिलनी चाहिए सिक्योरिटी, दोनों को मिलनी चाहिए, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को सिक्योरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए,
सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंदर आता है इंटरेक्शन, मतलब नेक्स्ट हमारा जो हमारी नीड आती है वो इंटरेक्शन की नीड आती है, लव अफेक्शन की नीड आती है, फैमिली मेम्बर इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड। एस्टीम में आता है हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हमारी खुद की रिस्पेक्ट, ठीक है, हमारा जो सेल्फ लव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हमारी खुद की ग्रोथ, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हम एक्चुअली में है क्या, ठीक है, हम किस पोजीशन पे हैं, इन सारी चीज़ों नीड को पूरा करते हैं, हम कौन सी पोजीशन पे हैं, हमारी कौन सी नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर इंक्लूड होता है पर्सनल ग्रोथ, जो हमारी पर्सन खुद के अंदर आत्मा, जो अंतरात्मा है हमारी, उसकी ग्रोथ होना, से नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स में चेंज होना हमारी पर्सनल ग्रोथ है। नेक्स्ट मेन थिंकर है डगलस MC ग्रेगर। ये इसने थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई दी थी। इसने क्या कहा था, यहाँ पे एक्स और वाई के दो व्यूज़ थे, ठीक है, 2 व्यूज़ हैं वर्कर्स के। एक्सप्लेन किया था, एक था हमारे पास एक्स वाला लेज़ी था और वाई वाला हमारे पास मोटिवेटेड था। एक्स वाला लेज़ी था जो काम नहीं करता था, और वाई वाला मोटिवेटेड था जो हार्ड वर्कर था। यहाँ पे इसके वर्जिश से बताया गया है, इसके बारे में डिफरेंस किया गया है, मतलब जो ह्यूमन का बिहेवियर है, एक ह्यूमन कैसा है, लेज़ी है, एक मोटिवेटेड है, एक इंटरेस्ट शो कर रहा है, एक इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, इसके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हर्ज़बर्ग, ठीक है, जो मेन थिंक कर रहे हैं, जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की बताई थी। अब इसमें 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी। फर्स्ट था मोटिवेशन और नेक्स्ट था हाइजीन फैक्टर। फर्स्ट था मोटिवेशन फैक्टर, सेकंड था हाइजीन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर मतलब कि मोटिवेट होना कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ जॉब से, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब से। हाइजीन फैक्टर मतलब वहाँ का हाइजीन, मतलब वहाँ की जो कंडीशन है कैसी है, वर्क कंडीशन, वहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ। मोटिवेशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे 2 फैक्टर थ्योरी के बेस पे मोटिवेशन का मतलब है सेटिस्फाई, और हाइजीन का मतलब है डिससेटिस्फाई। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दोनों इकट्ठे आएगी इसमें। नेक्स्ट आता है मतलब ये सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ह्यूमन बिहेवियर पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट आता है क्रिस एग्रीस ने क्या कहा था, स्ट्रेस ऑन द मैच्योरिटी। क्रिस एग्रीस ने किस पे फोकस किया, स्ट्रेस ऑन मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट वर्क। इसने क्या कहा कि जो पर्सन है वर्क के टाइम, वर्क में वो पूरा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसके पास, मतलब प्रॉपरली वो डेवलप होना चाहिए। मैच्योरिटी मतलब माइंड सेट, उसका जो माइंड सेट है वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए उसकी, और प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, प्रॉपर मैच्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर माइंड से भी, और इसकी वजह से क्या होगा, पर्सनैलिटी भी डेवलप होएगी उसकी, ठीक है। इस दोनों चीज़ों पे फोकस किया था उसने, मैच्योरिटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए वर्क के टाइम, मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस और स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, इसलिए कहा था। नेक्स्ट फ्रांसिस लाइकर्ट ने क्या कहा, डेवलप्ड मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसने क्या कहा कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे डेवलप होएगा, जो मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है वो कैसे डेवलप होएगा, वो किस बेस पे होएगा, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन के बेस पे। अगर मान लो कोई पर्सन है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट करना है उसको, तो वो अपना बिज़नेस में इंटरेस्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होएगा, उसने अपना एक मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, मतलब उसने सोचा कि मैं और मेंबर्स को ऐड ऑन करूँ। फर्स्टली उसका जो खुद का इंटरेस्ट होएगा वो शो होएगा, और जो भी उसके आसपास मतलब जो भी और पर्सन है जो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट में, वो उनको भी ऐड ऑन करेगा, जिसकी वजह से पूरा प्रॉपर सिस्टम है वो डेवलप होएगा। तो इसमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा कुछ यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, जो साइंटिफिक स्टडी के यूज़ करके है, मतलब साइंटिफिक स्टडी का यूज़ करके है। अब बिहेवियर साइंस थ्योरी का जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं क्या है, फर्स्ट है मोटिवेशन। ये हमारे पास मोटिवेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इनकरेज पीपल बाय मीटिंग देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब हमारे पास जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स है पर्सन की, उसमें हेल्प करती है ये।
और टीम वर्क में मतलब कॉपरेशन में, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, मतलब ये क्या करते हैं, ये हेल्प करती है टीम वर्क में, मतलब कोऑर्डिनेट होकर काम करना चाहिए, ये थ्योरी ये बताती है। नेक्स्ट, यूज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, और किसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक स्टडी का यूज़ करती है, मतलब रिसर्चेस का यूज़ करती है, ताकि वो जो टू अंडरस्टैंड पीपल को ईजिली वो समझ सके, जैसे वो साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का, साइंटिफिक स्टडी का यूज़ करती है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होती है, जो टॉप टू लोअर लेवल के बीच में भी हो सकती है, मिडिल टू लोअर, लोअर टू टॉप भी हो सकती है, लोअर टू मिडिल भी हो सकती है, ऐसे ये कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन को फॉलो करती है, ओपन टॉक होनी चाहिए, खुली बातचीत होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे फोकस करती है। ये एम्प्लॉय को बिलीव्स इन ट्रेनिंग एंड द हेल्पिंग द एम्प्लॉय ग्रो, ये ट्रेनिंग पे विश्वास रखती है और एम्प्लॉय की ग्रो पे हेल्प करती है, एम्प्लॉय को ग्रो करने में, मतलब प्रॉपर इसको जो एम्प्लॉय होते हैं उसको गाइड किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो एम्प्लॉय वो ग्रो करे। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ पे लिमिटेड है ये, हार्डली टू मेज़र द ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली, कई बार किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को एक्यूरेट, एग्जैक्ट जो हम मेज़र नहीं कर सकते, कि कई बार पर्सन है, कई बार वो मान लो इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, कई बार वो इंटरेस्ट शो करेगा, कई बार अगर लॉस हो गया तो वो डिसइंटरेस्ट भी शो करेगा, तो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि उसका एक्यूरेट वही सेम बिहेवियर रहेगा, नहीं। इग्नोर द स्ट्रक्चर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये कोई स्ट्रक्चर बेस्ड पे और जैसे कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई टेक्निकल बेस्ड है, उस पर नॉलेज वगैरह पे फोकस नहीं करती, उसको इग्नोर करती हैं। समटाइम थ्योरीज आर टू आइडियलिस्टिक फॉर द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कई बार ये थ्योरी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फील्ड होते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के लिए, कई बार हम इसको रियल मतलब जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली और प्रैक्टिकली, कई बार इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकली हम फॉलो नहीं कर सकते, मतलब जैसे प्रॉपर जो मतलब कई बार क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल हम अगर मान लो कोई बुकिश लैंग्वेज है, जैसे कोई भी मेडिकल की, कोई भी नर्सिंग फाउंडेशन की कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, तो वो बुकिश में जो लिखा होता है, पॉइंट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में नहीं किए जाते, कई बार वो रियल वर्ल्ड में नहीं एप्लीकेबल होता, तो ये थ्योरी कई बार एप्लीकेबल भी नहीं होती रियल वर्ल्ड लाइफ में। नेक्स्ट आता है मेन थ्योरी है हमारे पास लास्ट, मॉडर्न थ्योरी हमारे पास, it is the latest and the most practical approach to management, it developed after the 1950, ये हमारे पास लेटेस्ट है, मतलब जो अभी की है, ठीक है, तुरंत वाली है, और प्रैक्टिकल है, मतलब जो प्रैक्टिकली पूरी बेस्ड है, प्रैक्टिकली बेस्ड अप्रोच है। इसमें क्या है, ये 1950 के बाद डेवलप हुई है, इसलिए इसको मॉडर्न थ्योरी बोला गया है, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी डेवलप हुई है। believes that an organization is a system made of the many parts, peoples, departments, machines, environment, and all these parts together to achieve the success. ये थ्योरी क्या कहती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम मतलब जिसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स है, काफ़ी सारे पार्ट्स से मिलके बने, जैसे इसके अंदर पीपल भी इंक्लूड है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंक्लूड है, अलग अलग मशीन्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी है, अलग एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है। ये सारे पार्ट्स अगर इकट्ठे काम करें तो सक्सेस को ईजिली अचीव कर सकते हैं इन अ लेस टाइम, ठीक है। इसमें मेन फोकस किस पे किया गया है, सिस्टम के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी मॉडर्न के बेस पे है, इसलिए टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगी ही आएगी। अब इसके मेन थिंकर कौन कौन थे, फर्स्ट जो सिस्टम थ्योरी थी वो किसने दी थी, चेस्टर बार्नर्ड और लुडविग वॉन बटलन फाई ने दी थी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ लिविंग सिस्टम, ऑल डिपार्टमेंट्स पार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड इफेक्ट ईच अदर। अब सिस्टम थ्योरी मतलब प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारे ह्यूमन बींग प्रॉपर सिस्टम है, कार्डियो मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लिविंग सिस्टम है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं वर्किंग होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर काम में होने चाहिए, और अगर एक नहीं काम करेगा तो एक दूसरे पे वो इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे सिस्टम थ्योरी का यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम दिया गया, एग्जांपल दिया गया है। सिस्टम थ्योरी किस बेस पे होती है? फर्स्ट आता है हमारे पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। इनपुट और आउटपुट। प्रोसेस यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रोसेस कोई भी एक्टिविटी में कौन कौन इंक्लूड होगा? इनपुट में मैन, मटेरियल, कोई भी मनी हो गया, ठीक है। आउटपुट में जो हमें गोल मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, ये सब कुछ किससे लिंक है? वो हमारे एक एनवायरनमेंट से लिंक है। और ये हमारे पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये हमें क्या दे रहे हैं? एक फीडबैक दे रहे हैं। ये हमारा एक सिस्टम वाइज चल रहा है, ठीक है। जैसे CPU चलता है ना, कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर CPU से बिना नहीं चलता, तो ऐसे ही हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम है। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी हमारे पास जॉन वुडवार्ड और फिडलर ने दी थी, ठीक है। देयर इज़ नो बेस्ट वे टू मैनेज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर। इसने क्या कहा था? कोई एक ऐसा अच्छा वे नहीं है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का। मतलब हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल फैक्टर पे। इसने ये कहा कि हर चीज़, इसने भी क्या कहा सिस्टम ने, कि हर चीज़ एनवायरनमेंट से जुड़ी है। इसने कंटिजेंसी थ्योरी में कहा कि हर चीज़ एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट डालती है। जैसी सिचुएशन होगी, जैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, उस बेस पे। नेक्स्ट थर्ड आई एड ऑन है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस थ्योरी। इसको ये ऑपरेशनल रिसर्च उसने दी थी। इसमें क्या किया था? क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस थ्योरी में इसमें कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिक्स के लिए स्टैटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शोन के लिए कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ किया था। जैसे कोई बजटिंग वगैरह करनी है हमें एडवांस में, तो उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया था इस थ्योरी के अंडर। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस आते हैं मॉडर्न थ्योरी के, हेल्पिंग इन डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई बजट वगैरह है उसमें हेल्प करती है, ठीक है, डील करने में। इनकरेज टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो पॉइंट है ये हर थ्योरी के अंदर इंक्लूड है। इसमें क्या होता है? ये इनकरेज करती है टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन, मतलब हर बंदे को इकट्ठे काम करना चाहिए ताकि सक्सेस है वो इजीली मिल सके। है फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अडेप्टेशन होनी चाहिए। कैन एडजस्ट और टू डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट है। और यूज़ मॉडर्न टूल्स, इसमें मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कोई डाटा एनालिसिस हो गया, ताकि बेटर डिसीजंस ले सकें और एक्यूरेट डिसीजन ले सकें और जो गलतियाँ हैं वो कम हुए। इनकरेज अडेप्टेबिलिटी, इसमें किसको इनकरेज किया है? अडेप्टेबिलिटी, मतलब अडेप्टेशन, किसी भी चीज़ को अपनाना। लिमिटेशन क्या थी? रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या, जो एक्सपर्ट पर्सन थे उनकी ज़रूरत थी इसमें, और जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था इसके अंदर। डिक्रीज़ मैन पावर, इसमें जो मैन पावर है वो डिक्रीज़ थी। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का कम था कि उसकी जगह, ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह किसने ले ली थी? टेक्नोलॉजी ने ले ली थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई channel.